व्यू 360 में। पाकिस्तान मुंबई हमलों के जिम्मेदारान पर पाबंदियां लागू करे, अमरीकी वजीर खारजा का पैगाम। अमरीका में माहौलियाती तब्दीली पर तशवीशनाक सरकारी रिपोर्ट, व्हाइट हाउस खामोश। और कराची में अवामी मकामात पर टॉयलेट्स की शदीद कमी। देखें, टूटी फूटी बाथरूम है, दरवाजे टूटे हुए हैं जिनके लॉक नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। आज मुंबई हमलों को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस वाक़े ने जहां पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर किया, वहीं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान भी इससे खलीज बढ़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने अपने बयान में पाकिस्तान पर आज जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस भयानक हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों पर पाबंदियां लागू करे, जिनमें लश्कर तैयबा और उससे मुंसलिक गिरोह शामिल हैं। 26 नवंबर 2008 को भारत के शहर मुंबई में कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक 10 अफराद ने लग्जरी होटल्स, एक यहूदी मरकज़ और एक ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें 166 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें 6 अमरीकी शहरी भी शामिल थे। जिंदा बच जाने वाले वाहिद हमलावर अजमल कसाब को 2012 में भारत में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में कलअदम लश्कर तैयबा के 7 अहलकारों के खिलाफ 2009 से जारी मुकदमे में अब तक किसी पे जुर्म साबित नहीं हो सका। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर ऐसी मालूमात देने पर $50 लाख इनाम का ऐलान किया है, जिससे इन हमलों में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी या उन पर जुर्म साबित करने में मदद मिले। भारतीय वजारत खारजा ने अमरीकी बयान की तायीद करते हुए पाकिस्तान से अपने बयान में कहा है कि से काम लेना बंद करे और इन हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। मुंबई हमलों में मुलव्विस होने के शुबे में पाकिस्तान में जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद को गुज़िश्ता बरस जनवरी में नज़रबंद किया गया था, लेकिन अदालत ने शवाहिद की कमी के बायस ये नज़रबंदी ख़त्म कर दी। ताहम वो और उनसे मुंसलिक तंजीमें वॉच लिस्ट पर हैं, जबकि कलअदम लश्कर तैयबा के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को 2015 में पाकिस्तान में जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज करतारपुर राहदारी के भारतीय हिस्से का संग बुनियाद रखा। 4 किलोमीटर तवील ये राहदारी भारतीय पंजाब में वाक़ डेरा बाबा नानक को पाकिस्तानी पंजाब में वाक़ गुरुद्वारा करतारपुर साहब से मिलाएगी, जिससे भारतीय सिख यात्रियों के लिए अपने मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की कब्र और समाधि तक रसाई आसान हो सकेगी। पाकिस्तान की जानिब से इस मनसूबे का संग मील बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखेंगे। तो इस वक्त हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा जो दिल्ली में मौजूद हैं रितुल जोशी, उनके पास। रितुल, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुंबई हमलों के आज हम देख रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, दूसरी जानिब आज जो तकरीब हुई करतारपुर के जो कॉरिडोर था उसका संग मील रखने की, तो इस पूरे इशू को इस वक्त भारत में कैसे देखा जा रहा है? खासतौर पर इस कॉरिडोर की इस वक्त क्या अहमियत नज़र आ रही है? देखिए, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है सारा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इस कॉरिडोर की मांग चल रही थी, लेकिन बात कहीं आगे नहीं बढ़ी थी। और जब इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, सिद्धू पहुंचे थे वहां पर, नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके बाद आपको याद है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, कम से कम इंडिया में उनकी वो विजिट हो गई थी, लेकिन तब इस कॉरिडोर की बात दोबारा उठनी शुरू हुई थी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी सारा कि यहाँ पर अगर हम इस करतारपुर कॉरिडोर को देखें तो ये सिर्फ एक बायलैटरल मुद्दा नहीं बचता है। हिंदुस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है शायद इस वक्त वो ज़्यादा हावी है। 2 वजहें उसकी हैं। एक तो ये कि 5 स्टेट्स में अभी असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, जो इस वक्त की हुकूमत में पार्टी है बीजेपी उसके लिए। और इसके अलावा 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से भी कम का वक्त है जनरल इलेक्शंस होने में, तो इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, एक इंटरनेशनल उसमें एंगल भी आ जाता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और कोई इस वक्त ये नहीं दिखाना चाहेगा कि पाकिस्तान पर उसका रवैया नर्म है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने है। तो ये बताइए कि ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने माजरत कर ली पाकिस्तान आने से, और फिर भारत के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इन्विटेशन पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर अपना जो खत लिखा उसमें ये कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो भारतीय फौजी हलाक हो रहे हैं, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इसको भी उसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखा जा रहा है। नंबर 2, आज जो तकरीब हुई उसमें टोन क्या सेट हुई? क्योंकि उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कुछ और तरह का बयान सामने आया और पंजाब के सीएम की जानिब से कुछ और तरह का, थोड़ा वो बताइए।
آپ جی بالکل جو بات آپ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ٹون آپ کو الگ الگ دکھے گی. اور جو بات میں کہہ رہی تھی کہ اس وقت دیکھیے کوئی یہ بھی نہیں دکھانا چاہے گا, سکھ ایک بہت بڑی ڈومیسٹک کانسٹیٹوینسی ہے اس وقت, اور کوئی بھی یہ دکھانا نہیں چاہے گی پارٹی کہ ہم ان کی ریلیجس انٹرسٹ کو دھیان میں نہیں رکھتے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سدھو کے جانے سے ایک طرح سے یہ مدعا کانگریس کے پالے میں چلا گیا تھا, لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ سدھو کی پارٹی کے ہی کئی لوگ ان سے دور ہو گئے تھے کیونکہ بیچ میں معاملہ پاکستان کا بھی تھا. تو دقتیں ضرور ہیں, کوئی بھی سکھ انٹرسٹ کو نیگلیکٹ کرتا ہوا یہاں نظر نہیں آنا چاہتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ہم پاکستان کی طرف بہت نرم ہو رہے ہیں. آپ نے سشما سوراج کی بات اٹھائی, وہ میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا UNGA میں ایک میٹنگ ہونے کی بات تھی شاہ محمود قریشی اور سشما سوراج کے بیچ میں, لیکن اناؤنس ہوئی اور اس کے بعد وہ میٹنگ اپنے آپ کینسل ہو گئی, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو سشما سوراج تو اس وقت بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں. وہ کوئی رانگ سٹیپ نہیں لینا چاہتی کیونکہ پالیٹکس میں وہ اپنی کانسٹیٹوینسی سے الیکشن نہیں لڑیں گی, پہلے ہی کہہ چکی ہیں. لمبی پاری آگے انہوں نے بھی کھیلنی ہے, تو ان کو تو بہت بچ کے اس وقت چلنا ہی ہے سارا. آلرائٹ, تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے جس طرح رتل جوشی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ اس وقت بہت بڑے طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے اس سارے سینیریو میں. رتل جوشی ہمارے ساتھ تھیں دلی سے. تھینک یو فار دی اپڈیٹس. تھینکس سارا. اور کچھ بات کرتے ہیں پاک چین تعلقات کی. پاکستان میں ہزاروں چینی مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں, اور کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کے بعد چین نے پاکستان سے کہا ہے کہ اس کے ملازمین اور سی پیک سے منسلک تنصیبات کی سیکیورٹی مزید بہتر بنائی جائے. لیکن اس واقعے سے پہلے بھی چین کو خطے میں دہشت گرد گروہوں اور عسکریت پسند تنظیموں کی موجودگی کے بارے میں خدشات لاحق رہے ہیں. تو واشنگٹن میں ماہرین اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں ندیم یعقوب سے. دنیا بھر میں چین ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہے, اور ایک تازہ اندازے کے مطابق اگر اس کی مجموعی قومی پیداوار موجودہ رفتار سے جاری رہی تو چین 10-12 برس میں امریکہ سے آگے نکل جائے گا. اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے ذریعے چین دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے, مگر دنیا کے مختلف حصوں میں متحرک دہشت گرد گروہ چین کے اس منصوبے میں بڑی رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں. چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے. چاہے پاکستان افغانستان ہو یا شام جسے نیا افغانستان کہا جاتا ہے, تو چین کا بڑا مفاد دہشت گردوں کو, جن میں ویگر عسکریت پسند بھی شامل ہیں, محفوظ پناہ گاہوں سے محروم رکھنا ہے, چاہے وہ شام میں ہوں یا پاک افغان خطے میں. کرسٹینا لن کہتی ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک جیسے ترقیاتی منصوبے کے ذریعے چین خطے میں دہشت گردی پر قابو پانا چاہتا ہے. چین کے بیلٹ روڈ منصوبے کا مقصد افغانستان کو ترقیاتی امداد فراہم کرنا ہے, ناکام ہوتی ریاستوں کی مدد کرنا ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, کیونکہ جب استحکام آتا ہے, معاشی ترقی ہوتی ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں, تو دہشت گردوں کے لیے ایسی جگہیں کم ہو جاتی ہیں جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو, کیونکہ دہشت گرد ایسے علاقوں میں پھلتے پھولتے ہیں. سی پیک کے ذریعے بنیادی طور پر چین کے شنجیانگ صوبے سے لے کر پاکستان کے اندر گوادر تک ذرائع آمد و رفت کا جال بچھایا جا رہا ہے, مگر حال ہی میں اس منصوبے کو افغانستان کی طرف بڑھانے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. سی پیک کی کامیابی چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے اور خود چین کی ساکھ کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے. یہ منصوبہ دہشت گردی سے متاثر نہ ہو, اس کے لیے چین نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ چینی ملازمین اور تنصیبات کی سیکیورٹی کو اور بھی مزید بہتر بنائے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. ملکوں کی معیشت اور سیکیورٹی کو خطرہ صرف دہشت گردوں سے ہی نہیں, ماحولیاتی تبدیلی بھی کروڑوں افراد سے ان کا روزگار چھیننے اور وسائل کے لیے نئی جنگوں کو جنم دینے کی قوت رکھتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماحولیاتی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے, لیکن کئی سرکاری ایجنسیوں نے مشترکہ قومی کلائمیٹ رپورٹ جاری کی ہے جو ایک تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے. آئے جانتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس رپورٹ کو کتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے.
बड़े तूफानों से पैदा होने वाले रिकॉर्ड सैलाब और तबाहकुन जंगल की आग का सबब बनने वाली शदीद खुश्क साली। अमेरिका में माहौलियाती तब्दीलियों पर जायजा रिपोर्ट तैयार करने वाले वफाकी इदारों ने मजीद शदीद मौसम की पेशगोई की है, जिसके लोगों की सेहत, जायदाद, ज़राअत और मईशत पर तबाहकुन असरात होंगे। ट्रम्प इंतजामिया ने रिपोर्ट को जारी होने से तो नहीं रोका, लेकिन थैंक्सगिविंग के बाद अमेरिका के सबसे मसरूफ शॉपिंग डे पर खामोशी से जारी कर दिया। मैं बेहतरीन क्लाइमेट चाहता हूँ। हम वो करने जा रहे हैं और हम ऐसे जंगल बनाने जा रहे हैं जो महफूज हों। चंद रोज पहले सदर ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए सर्द मौसम की लहर पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ। कुछ लोग इस रिपोर्ट को वार्निंग की तरह देख रहे हैं। ये रिपोर्ट उन जगहों पर असरात की बात करती है जहां से मेरा ताल्लुक है, जैसे मिडवेस्ट, जहां आप फसलों की तबाही देखेंगे। आपने समुद्री दर्जा हरारत में इजाफे के नतीजे में समुद्री तूफान पहले ही देख लिए हैं और आप मगरिब में जंगल की आग से होने वाली तबाही देख रहे हैं। ये वही है जिसकी नासा और हमारी मिलिट्री कई सालों से पेशगोई करती आई है। अब इस पर अमल दरामद करने का वक्त है। सेनेटर एमी क्लोबचार ने इस जानिब भी इशारा किया कि ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गाड़ियों की एमिशन और शफाफ तवानाई के मयार कम किए हैं और सदर ने अमेरिका को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के आलमी मुआहदे से अलग कर लिया है। सदर कह चुके हैं कि वो नहीं मानते कि इंसानी सरगर्मियां ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रही हैं और मानते हैं कि कार्बन का इखराज कम करने से अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। द नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट का दूसरा मौक़िफ़ है, जिसके मुताबिक अगर अभी इक़दामात ना किए गए तो एक सदी के दौरान अमरीकी मईशत 10% तक सुकड़ जाएगी। माइकल बोमन के साथ बरदा खलील, उर्दू VOA। सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया को अवाम का दुश्मन और जाली खबरें फैलाने वाला कहते हैं। अमरीकी सहाफ़ियों को खदशा है कि मुल्क के रहनुमा की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन इस सूरत हाल का पाकिस्तान के मीडिया के हालात से भी मुवाजना कर रहे हैं। तो दोनों जानिब के जो हालात हैं उनमें किस हद तक मुमासलत नजर आती है, जानते हैं आज इमरान जदून की इस रिपोर्ट में। When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President. व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CNN के रिपोर्टर के साथ होने वाली ये लफ्जी झड़प सदर ट्रंप और मीडिया के दरमियान तनाव की एक ताज़ा तरीन मिसाल है। अमरीकी सदर को शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया उनके लिए गैर मुनसिफाना है और वो सदारत के शुरू के दिनों में ही मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल या अवाम का दुश्मन करार दे चुके हैं। They are the fake, disgusting news. अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी मार्विन केल्ब ने अपनी हाल ही में शाया होने वाली किताब का नाम सदर ट्रंप की जानिब से मीडिया को दिए गए इस ही खिताब पर रखा है। मार्विन केल्ब की राय में सहाफ़ियों को ऐसे अलकाबात तारीख में पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन डिक्टेटर्स की जानिब से। अमरीकी आवाम की 31% पर मबनी अक़लियत आज इस बात पर यकीन रखती है कि मीडिया लोगों का दुश्मन है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वजह मीडिया को जलील करने की सदर की हिकमत अमली की कामयाबी है। ताहम सदर ट्रंप के तमाम सपोर्टर्स उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को अवाम का दुश्मन कहने की बात से मुत्तफिक नहीं। क़दामत पसंद समझी जाने वाली रियासत टेनेसी के वोटर्स की बड़ी तादाद ने सन 2016 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर कामयाब कराया था। मीडिया को अवाम का दुश्मन कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे हमें खबरें और मालूमात मिलती हैं। लेकिन आप मीडिया को जरूर कहें कि रिपोर्टिंग करने से पहले वो हक़ाइक़ जाने और जब पूरी जांच पड़ताल हो जाए तो फिर खबर शाया करें। वो बहुत सारी चीजों पर रिपोर्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो खबर को मनफी रंग भी दे देते हैं। ऐसे में जब अमरीकी सहाफ़ी अपने सदर की तनकीद के निशाने पर हैं, पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ी भी बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन और सियासी तज्ज़ियाकार शुजा नवाज की राय में पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर सहाफ़ियों को ये खतरा नहीं कि अगर वो किसी बिजनेस के खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे तो उन पर कोई हमला हो सकता है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उससे पता चलता है बहुत ख़तरनाक जगह है सहाफ़ियों के लिए। पिछले 26 साल में तकरीबन 33 सहाफ़ी जो है वो कत्ल हुए हैं, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से नहीं, ये ड्रग डीलर्स और इस किस्म के लोग या सियासी जमातें जिनके ख़िलाफ़ किसी ने अगर रिपोर्ट लिखी हो तो वो कत्ल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मीडिया उनका दुश्मन नहीं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ वाशिंगटन में मार्विन केल्ब को खदशा है कि मुख्तलिफ तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में सहाफ़त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उन्हें जमहूरियत की दिफा में लड़ने के लिए कोई सहाफ़ी तैयार नज़र नहीं आता।
عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آج شو کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ممبئی حملوں کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حملے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح متاثر ہوئے ہیں، اس بارے میں آج کے ہمارے ریڈیو پروگرام میں بھی آپ کو خصوصی کوریج ملے گی۔ یہ پروگرامز آپ براہ راست سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بر وقت پڑھنے کو ملیں گی۔ اور کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا سامنا تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں بات بہت ہی کم ہوتی ہے، اور وہ ہے پبلک ٹوائلٹس کی کمی۔ ملک میں آبادی کے حساب سے عوامی مقامات پر ٹوائلٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو کہیں ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال بتا رہے ہیں سلیم خان۔ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سمین نواز کا زیادہ وقت اپنے دفتر سے باہر گزرتا ہے، مگر ایک پریشانی کا انہیں اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے شہر میں خواتین کے لیے پبلک ٹوائلٹس نہ ہونا۔ نیچرل پرابلم ہے، خواتین کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آفیسز کی طرف واپس جانا پڑتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ ان کا انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو پبلک ٹوائلٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ کراچی میں روزانہ 1 کروڑ سے زائد مرد اور خواتین کام کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ شہر میں جو گنے چنے پبلک ٹوائلٹس ہیں، ان کی حالت انتہائی ابتر ہے، اکثر تو استعمال کے قابل ہی نہیں۔ دیکھیں ٹوٹی پوٹی باتھ روم ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں جن کے لوک نہیں ہیں، بدبو اتنی ہے کہ بندہ 2 منٹ بھی بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا کریں، مشکل ہے، لوگوں کے سامنے بھی شرم آتی ہے، ہمارے کو باتھ روم ہے نہیں کہیں بھی۔ سندھ حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق 8 سال میں کراچی میں 78 پارکس، 182 قبرستانوں، 35 شاپنگ مالز اور 970 چرنگیوں سمیت دیگر مقامات پر سندھ حکومت نے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرانے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایڈوکیٹ عطا اللہ شاہ نے 6 سال پہلے اپنے راہ راست ٹرسٹ کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں پبلک ٹوائلٹس کی کمی پر درخواست دائر کی تھی۔ آپ دیکھیں، ہر افسر کے دفتر میں اس کے دفتر کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے ایک ٹوائلٹ، جبکہ پورے کراچی میں 2 کروڑ عوام کے لیے کوئی پبلک ٹوائلٹ جو آن ریکارڈ ہیں KMC کے، وہ ہیں 13 پبلک ٹوائلٹ، 13، جبکہ یہاں پر ضرورت ہے کم از کم 2300 پبلک ٹوائلٹس کی۔ وزیر بلدیات سندھ سید غنی نے اعتراف کیا کہ سندھ حکومت نے پبلک ٹوائلٹس کے مسئلے کو اہمیت نہیں دی۔ یہ ایشو کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، اس پہ بات ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ پانی ہے، لوگوں کی ترجیح جو ہے ان کی ڈرینیج کا سسٹم ہے، لوگوں کی ترجیحات کوئی اور ہیں، تو یہ ان ترجیحات میں کہیں اور پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے بڑی اہم چیز اور اس کو ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی فلاحی تنظیم واٹر ایڈ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مناسب بیت الخلاء سے محروم ہیں، جبکہ یونیسیف کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد کھلی فضا میں رفع حاجت پر مجبور ہے۔ سلیم خان، اردو، VOA، کراچی۔ اور موضوع بدلتے ہیں، آج کل ٹیکسٹ میسجنگ کا دور ہے، لفظوں کے سپیلنگ صحیح ہو یا غلط اسے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن سپیلنگ میں مہارت قسمت بدل سکتی ہے۔ سپیلنگ بی امریکہ میں ایک بہت مقبول تعلیمی مقابلہ ہے جس میں بچے بہت ہی مشکل الفاظ کی سپیلنگ زبانی بتاتے ہیں۔ قومی سطح کے چیمپئن کو بھاری نقد انعام بھی ملتا ہے۔ امریکہ کے انہی مقابلوں سے متاثر ہو کر بھارت کے شہر بنگلور سے تعلق رکھنے والے TV راما کرشنا نے غریب طالب علموں کے لیے ایک ایسا ہی مقابلہ شروع کیا جو ان کا مستقبل بدل رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ TV رام کرشنا جانتے ہیں کہ اچھی تعلیم کس طرح بہتر زندگی کے لیے دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن وہ خوش نصیب تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کو اچھی تعلیم مہیا کی، جس کی وجہ سے وہ امریکہ آ کر سول انجینئرنگ کے شعبے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو بنگلور واپس آ کر انہوں نے اپنی بیوی وجایا کے ساتھ مل کر 1998 میں سہاسر دیپیکا فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن نامی ایک غیر منافع بخش ادارہ قائم کیا۔ ان کی بیٹی سروا راجیندر اس ادارے کی صدر ہیں۔ سہاسر دیپیکا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 1000 دیے۔ میرے والد اس ادارے کو امید، محبت اور ہمدردی کے ہزاروں دیوں کی طرح دیکھتے ہیں۔
इस इदारे ने पिछले 20 सालों में सैकड़ों गरीब बच्चों, खास तौर पर बच्चियों की मदद की है। साल 2009 में इस इदारे ने अपने प्रोग्राम्स को बढ़ाया और सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों तक रसाई हासिल करके उनकी अंग्रेजी जबान इस्तेमाल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेंगलोर एक मुतनव्वो शहर है जहां अगर आप सिर्फ यहां की इलाकाई जुबान कन्नड़ा जानते हैं और अंग्रेजी जुबान से वाकिफ नहीं हैं तो आपको नौकरी हासिल करने में दुश्वारी होगी, एक ड्राइवर तक की नौकरी। CONVICTION इदारे ने स्पेलिंग बी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया और हर साल इसमें 2500 तलबा हिस्सा लेते हैं। जीतने वालों को स्कॉलरशिप्स, दूसरे इनामात और मौके इनाम में दिए जाते हैं। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप एक ऐसे बच्चे के लिए यकीनन बहुत अहम प्राइज है जो माशरे के सबसे निचले तबके से ताल्लुक रखता हो। इस प्रोग्राम के 10वें साल को मनाने के लिए सरवा ने फिल्म साज मोनिका समतानी से इस मुकाबले के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की दरखास्त की। बी द फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री ऐसे कई बच्चों की कहानी है जो इस मुकाबले में शरीक हुए हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए स्पेलिंग बी शुरू होने से पहले ही किसी भी तरतीब के बगैर इन बच्चों का इंतखाब किया, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि इनका पढ़ाई का और तैयारी करने का आम मामूल क्या था। प्रोग्राम के मुंतजमीन का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री मजीद बच्चों के अंदर इस मुकाबले में शिरकत करने की लगन पैदा करेगी, जिससे उनके लिए रोशन मुस्तकबिल के रास्ते खुलेंगे। फायजा अल मसरी और फेद लेपिडिस के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और आज जाने से पहले मिलते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी इल्म से मोहब्बत आपके दिल को भी छू लेगी। अफगानिस्तान के उरुज़गान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला 9 साला मुहिबुल्लाह चल फिर नहीं सकता और उसके वालिदैन माली मुश्किलात के बायस उसका इलाज कराने के काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कूल ज़रूर जाता है। मुहिबुल्लाह रोज़ाना ऐसे ही स्कूल जाता है। उसका ख़ानदान तिबी देखभाल और व्हील चेयर खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन 9 साला मुहिबुल्लाह के स्कूल जाने के अज़्म में कोई कमी नहीं आई। अगर मुहिबुल्लाह को तिबी मदद या व्हील चेयर मिलती है तो वो आसानी से स्कूल आ जा सकेगा। टांगों की माजूरी के साथ वो जहनी तौर पर भी कुछ मसाइल रखता है। अगर इसका इलाज किया जाए तो ये इसके साथ एक बड़ी मदद होगी। मुहिबुल्लाह स्कूल में पढ़ने के बारे में बहुत पुरजोश है। तालिबान ने उरुज़गान सूबे में मुहिबुल्लाह का खानदानी घर जला डाला था, जहां से उन्हें नकल मकानी करना पड़ी। उसके वालिदैन को अपने 4 बच्चों की कफालत में भी मुश्किलात का सामना है। मैंने हुकूमत से मुहिबुल्लाह के लिए व्हील चेयर दिलवाने की दरख्वास्त की है। अगर उसे तिब्बी इमदाद मिले तो मैं ज्यादा खुश हूँगा, क्योंकि मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता। मुहिबुल्लाह की बीमारी की तशखीस वाज़े नहीं, जबकि डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, लेकिन मुनासिब देखभाल से उसका मयार जिंदगी बेहतर हो सकता है। ये मुमकिन है कि इसकी सर्जरी की जाए, फिर हो सकता है कि वो खुद ही अपने पैरों पर स्कूल जाने के काबिल हो जाए। लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं। अभी तो मुहिबुल्लाह को ऐसे ही स्कूल जाना होगा जैसे वो जा सकता है। और मुहिबुल्लाह की इस इंस्पायरिंग कहानी के साथ ही ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।